हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। यहाँ पर आज हम इतिहास के बहुत एक सब ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में अभी तक रिपीट हो चुके हैं और आगे भी सभी एग्जाम में रिपीट होते रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपका प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जो कि मिल पाए। और हिस्ट्री के जितने भी अब हम इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा तो उसका सभी आपको एक प्लेलिस्ट बना दें, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। और यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं किस किस टॉपिक पर आप यहाँ का वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि प्राचीन हड़प्पा और प्राचीन वैदिक संस्कृति, प्राचीन महाजनपद काल और प्राचीन धार्मिक आंदोलन और प्राचीन मौर्य काल के बारे में यहाँ पर। उसके बाद चलिए यहाँ बात करते हैं कि प्राचीन मौर्य उत्तर पूर्व काल और प्राचीन संगम काल। तो इन सभी टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और यहाँ पर एक खास बात और याद रखिएगा, प्रत्येक यहाँ पर रात के 8:30 बजे से यहाँ पर लाइव क्लास चलता है। तो इस लाइव क्लास में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग यहाँ पर जरूर से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर आप लोग बने रहेगा ताकि वीडियो को लंबा नहीं होगा क्योंकि सभी क्वेश्चन वन लाइनर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप सामने देख रहे हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में कहाँ स्थित है। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का स्थान जो लोथल में स्थित है, ये कहाँ है, कि गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था वो कौन था। तो सबसे पुराना शहर जो कि हड़प्पा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी तो वो किसने दी थी। तो याद रखिएगा कि चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था 1926 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में उपयोग होता क्या कहते हो, किसका उपयोग किया जाता है। तो वो लाल रंग का उपयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कि सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा सिंधु वासियों की मुख्य फसल यहाँ पर जौ और गेहूँ ये दोनों था। कभी कभी ऑप्शन आपको यहाँ पर केवल जौ मिलता है तो वहाँ पर ये सही है कि जौ और गेहूँ दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवता मानते किसे देवता मानते थे। तो याद रखिएगा भगवान शिव को जो कि अपना देवता मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि सिंधु घाटी के लोग धातु के बारे में नहीं जानते तो किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो यहाँ पर लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। देखिए यहाँ पर हम सारा ऑप्शन यहाँ पर टाइप नहीं किया क्योंकि अगर चारों ऑप्शन यहाँ पर टाइप कर दें यहाँ बहुत समय ज़्यादा लगता, जिस वजह से यहाँ पर हम वन लाइन केवल क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर टाइप किया। लेकिन ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कि सिंधु सभ्यता में राजधानी थी। तो सिंधु घाटी की राजधानी कहाँ थी। तो 2 थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों थी, यानी कि इसकी 2 राजधानियाँ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो कि व्यापार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि स्वास्तिक चिन्ह देन है तो किसकी देन है स्वास्तिक चिन्ह। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो चित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कि पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है तो कहाँ से प्राप्त हुई है। याद रखिएगा हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि सिंधु घाटी सभ्यता की घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो याद रखिए ये सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलती है, सुरकोटदा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा वो कहाँ पर स्थित है। तो ये राजस्थान में, कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है और राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता है तो किस प्रकार की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कि आग का आविष्कार किया गया था तो किस युग में किया गया था। तो याद रखिएगा आग का आविष्कार जो कि पूरा पाषाण काल में किया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सभी यहाँ पर जितने भी टॉपिक यहाँ पर आप पढ़ाए सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर उस प्लेलिस्ट को आप लोग देखिए वहाँ पर जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना किसे माना जाता है।
यानी कि कितने से कितने तक हो। याद रखिए कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को, जो कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 के उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है कब बना से कब तक। तो याद रखिएगा कि 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को, जो कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 की प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो किस में दी गई है। याद रखिएगा ऋग्वेद में दी गई है। और वेद की संख्या कितनी है, याद रखिएगा वेदों की संख्या जो कि 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन आ गया कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या याद रखिएगा 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए यहाँ पर देखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो कि पशुपालन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो याद रखिए ये सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो याद रखिए कि प्रथम विधि निर्माता जो कि मनु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो वो कौन सा है। याद रखिएगा श्रीमद् भागवत गीता जो कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 29 के यहाँ पर देखिएगा कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। याद रखिएगा गोधन जो कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कि पुराणों की संख्या कितनी है। याद रखिएगा पुराणों की संख्या जो कि 18 है। आप चलिए यहाँ पर देखते हैं प्राचीन महाजनपद काल के बारे में। देखिए यहाँ पर इन सभी टॉपिक यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो बार बार रिपीट हुए हैं, वही उतना ही क्वेश्चन यहाँ पर आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसका अगला पार्ट अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सपोर्ट करेंगे, यानी कि अच्छे से यहाँ पर आप लोग लाइक करेंगे, सभी यहाँ पर अगर लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, यानी कि इस वीडियो पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन में 31 देखिएगा कि हर एक वंश के शासक को कुनिक कहा जाता था। तो किसे जो कि कुनिक कहा, याद रखिएगा कि हरिवंश वंश के अजातशत्रु को जो कि कुनिक कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा कि नंद वंश का संस्थापक महापग नंद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कि उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो वो क्या था। तो याद रखिएगा उज्जैन का प्राचीन नाम जो कि अवंतिका था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया। यह यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो वो कब किया था। तो याद रखा कि 326 ईसा पूर्व में जो कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिए कि मगध की प्रथम राजधानी जो कि गिरिब्रिज या इसको राजगृह भी बोलते हैं, वहाँ पर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कि 16 महाजनपदों में की सूची उपलब्ध है, तो वो किस में उपलब्ध है। तो याद रखिए कि अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, कौन था। तो याद रखिए कि वह डेरियस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो याद रखिए कि नंद वंश का अंतिम सम्राट जो कि घननंद था, और नंद वंश का संस्थापक जो कि महापग नंद था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था, तो कब हुआ था। भारत में सिक्कों द्वारा जो कि मुद्रा का प्रचलन हुआ था, तो ये 600 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 के लिए देखिएगा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। याद रखिएगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें कि सबसे अंतिम महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म क्या था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे कहा जाता है। तो विक्रमशिला को जो कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 के बुद्धों ने मृत्यु प्राप्त की, तो कहाँ पर मृत्यु हुई थी बौद्ध की। तो यहाँ पर कुशीनगर में जो कि बौद्धों की मृत्यु प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो वह किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिए चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था, लेकिन नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो याद रखिए महावीर का जन्म जो कि यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कि तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो किसके द्वारा। याद रखिए अशोक के द्वारा जो कि तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कि महावीर की मृत्यु
वो कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर याद रखिए कि ये पावापुरी में जो कि महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिए कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव थे, और जैन धर्म में कुल यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें कि प्रथम ऋषभदेव थे और अंतिम यानी कि 24वें जो कि महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कि मठ मंदिर स्तूप धर्म से संबंधित व किस धर्म से संबंधित है? याद रखिए मठ मंदिर स्तूप धर्म से संबंधित व बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। अभी तक अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो कि मिल पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कि श्री गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? याद रखिए आपको कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कि बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो याद रखिए ये 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म का मूलाधार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो याद रखिए कि महावीर के प्रथम शिष्य जो कि जामालिस थे, जो उनके शिष्य एवं दामाद भी थे, और इनकी पुत्री का नाम जो कि अनुजा प्रियदर्शिनी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे, तो किस पर विश्वास करते थे? तो याद रखिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो कि यहाँ पर कर्म तथा पूर्व जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 कि सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ही बचपन का नाम जो कि सिद्धार्थ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिए कि इनको बोध गया में जो कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो याद रखिए कि महावीर का मूल नाम जो कि वर्धमान था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा कि मक्खली पुत्र गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की तो किसने की थी? तो याद रखिएगा कि 7 वाहनों के द्वारा जो कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की गई थी। यहाँ पर 7 बानु होगा, ध्यान दें यहाँ पर 7 बानु हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो याद रखिए गौतम बुद्ध के गुरु जो कि अलार कलाम थे। याद रखिए गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्राचीन मौर्य काल के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यहाँ पर याद रखिएगा कि मौर्य वंश जो कि सबसे प्राचीनतम राज्यवंश है, और मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए यहाँ पर देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चलिए क्वेश्चन आ ही गया। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कि मौर्य वंश का स्थापना की गई थी तो कब हुई थी? तो याद रखिए कि मौर्य वंश की स्थापना जो कि 322 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था या कौटिल्य भी था। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये सभी एक ही नाम है, यानी कि एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद की तो किसने की थी? तो याद रखिएगा कि चाणक्य ने जो कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मदद किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 कि सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी तो किसने की थी? ये अशोक ने की थी अपने बड़े भाई की हत्या सिंहासन में बैठने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 कि सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शनी था तो वो किस सम्राट का? तो याद रखिएगा देवान प्रियदर्शी जो कि सम्राट अशोक का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 कि कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया तो कौन अपना लिया था बौद्ध धर्म? तो याद रखिए कि अशोक ने अपना लिया था बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कि मौर्य साम्राज्य में मुद्रा प्रचलित थी तो वो क्या थी? तो वो पर्ण थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा अशोक का उत्तराधिकारी जो कि कुणाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर देखिएगा कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना था तो वो किसका बना था? तो याद रखिएगा लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कि अशोक का शिलालेख स्थित है तो वो कहाँ पर? याद रखिए ये कालसी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 कि श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक ने की तो किसने की थी? मौर्य शासक ने। तो ये अशोक के द्वारा किया गया था श्रीनगर की स्थापना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कि आर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता तो वह किस महीने में? याद रखिएगा ये आषाढ़ की, अगर अंग्रेजी महीने की बात कर ली जाए तो आषाढ़ का मतलब यहाँ पर जुलाई होता है, ये जुलाई के महीने में जो आरंभ होता है। और यहाँ पर हिंदी महीने की बात करने जाते हैं अखाड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 75 कि चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था तो वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का निधन जो कि 297 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कि प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो याद रखिएगा मौर्य जो कि प्राचीनतम राजवंश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कि कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री तो किसका प्रधानमंत्री था? तो याद रखिएगा कि कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही नाम है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन और याद रखिए कि यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक भी थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पर कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो कि अर्थशास्त्र के लेखक भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? चलिए क्वेश्चन की हमारा रिपीट ध्यान का उत्पन्न हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर देखिएगा कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये कुणाल था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कि अशोक के शिलालेख नहीं है तो वो कौन सा अशोक के शिलालेख नहीं है? तो यह पाटलिपुत्र जो अशोक के शिलालेख नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्राचीन मौर्य उत्तर पूर्व काल के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर देखिएगा कि शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया तो किस वंश ने? याद है कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई तो किसने ने चलाई थी? याद है इंडो बैक्टीरियन के द्वारा स्वर्ण मुद्रा जो भारत में सबसे पहले चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कि कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिए वासुदेव जो कि कण्व या काण्व वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कि चरक और नागार्जुन दरबार के सुभा थे तो किसके दरबार के सुभा थे? याद रखिए कनिष्क के दरबार के सुभा थे, कनिष्क और चरक और नागार्जुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? याद रखिए खारवेल जो कि कलिंग का महान शासक था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? याद रखिए ये पैठन या इसको प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, वहाँ पर इसकी राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 कि त्राता जिसको मुक्तिदाता बोलते हैं इसकी उपाधि धारण की थी वो किसने की थी? याद रखिए शक वंश ने इसकी उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिए सिमुक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सातवाहन वंश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी जो कि पुरुषपुर में स्थित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? याद रखिए प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो कि खारवेल था। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 जो कि यहाँ पर प्राचीन संगम काल का। क्वेश्चन नंबर 91 के लिए यहाँ पर सभी देखिएगा कि संगम काल में रचनाओं का वर्णन है तो वह कितने रचनाओं का वर्णन है? तो वो 2289 रचनाओं का वर्णन है संगम काल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कि संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन थी? याद रखिएगा ये तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाम्पियम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कि तोलकाम्पियम की रचना की थी तो वो किसने की थी? याद रखिएगा कि तोलकाम्पियर के द्वारा किया गया था तोलकाम्पियम की रचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो याद रखिएगा कि कड़ी काल जो कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 कि चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा कि चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को जो कि मंडरम को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कि चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह सेटुद्वन हो जाएगा। याद रखिएगा सेगुटद्वन हो जाएगा जो कि चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कि लाल चेर कहा जाता था तो किसे कहा जाता था? ये सेंटुद्वम को कहा था, लाल चेर कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कि राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ तो किस राजवंश का उल्लेख जो कि संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो याद रखिएगा कदंब राजवंश का उल्लेख जो कि संगम साहित्य में नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है ये किस भाषा में है? ये तमिल भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 कि 3 संगमों का आयोजन किया गया तो किसने किया था? तो याद रखिए ये पांडव राज्य के संरक्षण में हुआ था 3 संगमों का आयोजन।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ पर 1000 वन लाइनर जो पहले से यहाँ पर चला हुआ है उसे आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के यहाँ पर PDF जो मिलेगा उस PDF पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको डायरेक्टली पहुँचा देगा उस प्लेलिस्ट पर। आप उसमें से वहाँ पर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आप कितना आपको क्वेश्चन पहले से आता था, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत है या कुछ और भी आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट करेंगे तो इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द लेकर आएंगे हम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।